नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके बाय नूजल चौहान पर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन की संवैधानिक नींव था। वहीं से शुरू हुआ भारत का संविधान निर्माण का सफर और अब हम बढ़ रहे हैं उस दौर की तरफ जहां कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन बदलने वाला था। आज हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक के उन महत्वपूर्ण अधिनियमों को जिन्होंने भारत के प्रशासन और संविधान की नींव को और मजबूत और केंद्रीकृत किया। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत के संवैधानिक इतिहास में इस अधिनियम ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया तथा वाणिज्यिक मामलों के लिए निदेशक मंडल की नियुक्ति की गई। नियंत्रण बोर्ड नागरिक और सैन्य मामलों का ध्यान रखता था। इसमें 6 लोग शामिल थे: राज्य सचिव, बोर्ड अध्यक्ष, राजकोष के चांसलर, 4 प्रिवी काउंसिलर। नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल द्वारा तथा ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता था। अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया कि सभी सिविल और सैन्य अधिकारी अपनी नियुक्ति के 2 महीने के भीतर भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करें। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। वास्तव में कलकत्ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की राजधानी बन गया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर किया। पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया। कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, जबकि इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सरकार केवल मामलों को विनियमित करने का प्रयास करती थी, न कि उन पर नियंत्रण करने का। इस अधिनियम ने भारतीय क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य प्रशासन में ब्रिटिश क्राउन के अधिकार को स्थापित किया। वाणिज्यिक गतिविधियों पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। इस अधिनियम को असफल माना गया क्योंकि कंपनी की शक्तियों और सरकार के अधिकार के बीच सीमाओं पर कोई स्पष्टता नहीं थी। गवर्नर जनरल को 2 स्वामियों अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन की सेवा करनी पड़ती थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियों के बीच कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थी। गवर्नर जनरल को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मौके पर ही फैसले लेने पड़ते थे। सरकार के पास अंतिम शक्ति और अधिकार थे। वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया तथा राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों से घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। बंबई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई। 1813 का चार्टर एक्ट, इससे भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय न्यायालयों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मिशनरियों को ब्रिटिश भारत के लिए एक बिशप की नियुक्ति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इस अधिनियम में भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया गया। कंपनी को अपने अधीन भारतीयों की शिक्षा में भी बड़ी भूमिका निभानी थी। इसके लिए उसे 1 लाख रुपए अलग रखने थे। 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई।
यह अब एक वाणिज्यिक संस्था नहीं रही। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अपनी विधायी शक्तियों से वंचित हो गई। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक एवं सैन्य शक्तियां दी गईं। गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। यह प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरू हुई थी। इस एक्ट के तहत दास प्रथा की समाप्ति की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक नए विधि सदस्य लॉ मेंबर को जोड़ा गया। पहला विधि सदस्य थॉमस बबिंगटन मैकॉले नियुक्त हुआ। परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। यह सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिनमें से 4 सदस्य बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा की अनंतिम सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद ने एक मिनी संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसने ब्रिटिश संसद की ही कार्यप्रणाली अपनाई। इससे ब्रिटिश राज के अधीन संवैधानिक विकास का दूसरा चरण शुरू होता है। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक एक एक कदम ने भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश ताज के अधीन लाकर खड़ा कर दिया। ये अधिनियम भारतीय संविधान के लिए नींव का काम करते हैं। यह सिलसिला यही नहीं रुका। अब शुरू होता है भारत में आधुनिक संविधान की ओर बढ़ने का सफर। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 और संविधान सभा की स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।